नमस्कार साथियों, 17th बीपीएससी एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जो नर्व्स है वो काफी तेजी से बढ़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। चहल एकेडमी आपकी मेंस की तैयारी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर लगातार इंपॉर्टेंट थीम्स आपके लिए यहाँ फ्री मेंस क्रैश कोर्स के थ्रू लेकर आ रहा है, जिसमें हम लोग लगातार हर विषय को जो है वो कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रेणी में हम आज बात करेंगे यहाँ पर जो प्रमुख अधिनियम हुए इनके बारे में। तो एक बार फिर से मैं आप सबका यहाँ पर मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हम अपनी तैयारी में जानेंगे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेजर अधिनियम हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए एक एक करके उनकी शुरुआत करते हैं। इनके बारे में हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने भी कुछ अधिनियमों को डिस्कस किया था। इसमें हम लोग लास्ट कब तक लेकर गए थे? 1858 तक के एक्ट को। आज जो हमारी कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी 1861 की। 1861 के अधिनियम। अब ये जो अधिनियम वाले क्वेश्चन हैं बीपीएससी के, अगर हम पुराने पेपर को एनालिसिस करें तो पुराने पेपर में इस तरीके के प्रश्नों की प्रवृत्ति ज्यादा नहीं रही है, परंतु विगत 3 वर्षों में जब से सिलेबस में यहाँ पे प्रश्नों में बदलाव होने शुरू हुए हैं, विशेषकर जब यहाँ पर 8 अंकीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इन प्रश्नों की जो प्रासंगिकता है वो काफी बढ़ जाती है। और आपसे एक एक्ट पे विशेषकर कमेंट के माध्यम से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मेजर एक्ट है जिसके बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं, उन मूलभूत बातों को हम समझ लेते हैं, जिससे जब आप 8 अंकीय प्रश्नों को अपने एग्जाम में लिखें तो आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। 1861 का अधिनियम अपने मायनों में, किन मायनों में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? इसकी कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो इसकी खास बात होगी। क्या थी इसकी खास बात? इसकी प्रमुख खास बात है कि यहाँ पर कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाता है। और इस कार्यकारी परिषद के विस्तार के साथ इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ती है। जी हाँ, इसमें क्या होता है, भारतीयों की हमें भागीदारी जो है वो देखने को मिलती है। इन्हीं भागीदारी में हम बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है सो सर दिनकर राव, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे पटियाला के महाराजा, और तीसरा नाम बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बनारस के राजा। 3 लोग हैं यहाँ पर, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव। ये 3 जो है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अंग्रेजों के द्वारा अब जब यहाँ पे कार्यकारी परिषद का गठन होता है, इसमें भारतीयों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर भारतीयों की वृद्धि हम देख रहे हैं। अब भारतीयों की भागीदारी हो रही है यहाँ पर, तो कार्य क्षेत्र में भी हमें विस्तार देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसी टाइम पर हम यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर जो विधायी कार्य होगा, इन विधायी कार्यों के लिए विधायी परिषदों का जो है वो गठन किया जाएगा। और यहाँ पर जो है जो मद्रास है, ठीक है, मद्रास जो है यहाँ पर जो है सो इनको कामों में यहाँ पर जो है सो काम वितरित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इससे पहले की प्रणाली थी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया था, उस प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं ये उल्टा करने वाली है। उस प्रवृत्ति को क्या करने वाली है? ये उल्टा करने वाली है। यानी यहाँ पर जो है 1861 का एक्ट हम देख रहे हैं कि मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार कार्यकारी परिषद में यहाँ पर भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वायसराय का जो परिषद है उसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। वायसराय को यहाँ तक कि ये अधिकार दिया गया है, यहाँ पर वायसराय की शक्तियों में जो है वो वृद्धि देखी जा रही है। कैसे वृद्धि देखी जा रही है? ये वृद्धि हो रही है वायसराय की शक्तियों में वृद्धि। ये कौन सी शक्तियों में वृद्धि है? इन शक्तियों में वृद्धि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है कि अगर मान लो आपातकाल है,
आपातकाल भी शब्द यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि जब यहाँ पर कार्यकारी परिषद, जब यहाँ पे चीजें नहीं चल रही है, ऐसा कोई केस ऑफ इमरजेंसी, वायसराय यहाँ पर बिना अपने परिषद के क्या कर सकता है, यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बिना कार्यकारी परिषद के सलाह के भी वो नीतियां बना सकता है, इनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो हमें 1861 के एक्ट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद मुख्यतः आता है हमारा 1892 का एक्ट। जी हाँ, 1892 के अधिनियम की हम लोग बात करें तो इस अधिनियम में भी कुछ खास बातें हैं। पहले ही भारतीयों की भागीदारी हो चुकी है, वायसराय के कार्य परिषद का भी विस्तार हो चुका है। तो क्या वो वायसराय का जो परिषद है उसमें अब हमें यहाँ पर अब एक इतने टाइम बाद एक नया गठन हो रहा है, इसमें हमें इस परिषद का और ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। परिषद का क्या होगा, विस्तार होगा, और इसी विस्तार में हम यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होंगे, इनमें यहाँ पर अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, चाहे वो केंद्रीय परिषद हो चाहे वो राज्य परिषद हो, दोनों में ही हमें यहाँ पे सदस्य संख्या पे, किसमें, सदस्य संख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये तो इसकी एक बात हो गई। इसके अलावा अब जब सदस्य संख्याओं में जो वृद्धि देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो विधान परिषद है, विधान जो परिषद है इसके कार्यों में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, इसके कार्यों में भी हमें एक इजाफा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मेजरली क्या होगा कि यहाँ पर जो है गैर सरकारी सदस्यों का भी नामांकन जो है वो किया जा सकेगा। तो ये इसकी कुछ मेजर बातें थी जो हमने समझी। इन सबसे इतर अब यहाँ पर अब एक नई जो है, यहाँ पे एक नया एक्ट जो यहाँ पर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की नींव रखेगा, जिसे हम यहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला जो है एक्ट कहते हैं, ये है हमारा 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, ये जो मार्ले है ये उस टाइम पे भारत के राज्य सचिव है और जो मिंटो है वो भारत के वायसराय हैं। अब इस दौरान इनके द्वारा इस एक्ट को यहाँ पर हम सांप्रदायिकता की राजनीति क्यों कहते हैं, या हम कहते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला एक्ट क्यों कहते हैं। आज भी हम भारतीय राजनीति में जो सांप्रदायिक तनाव देख रहे हैं ना, उसकी जड़ है ये एक्ट। कैसे, क्योंकि इस दौरान, या फिर हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन की, भारत पाकिस्तान की विभाजन का अगर हम कभी गहराई से विश्लेषण करें तो उस गहराई की नींव है ये एक्ट। क्यों है, क्योंकि इस एक्ट के दौरान यहां पर लेकर आया गया था पृथक निर्वाचन मंडल। जी हां, इस एक्ट में क्या लेकर आया गया था, पृथक, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, निर्वाचन मंडल। अब ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या था, इस पृथक निर्वाचन मंडल के तहत यहां पर जो है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में जिस विशेष कम्युनिटी, जैसे यहाँ पर मुस्लिम्स की बात हो रही है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इन्हीं के कोई लीडर खड़े होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और यही कम्युनिटी इन्हें क्या करेगी, वोट देगी पृथक तरीके से। तो इसको ही हम सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम या फिर हम पृथक निर्वाचन मंडल कहते हैं, जिसके जनकदाता यहाँ पे कौन है, मार्ले मिंटो है। इसलिए मिंटो यहाँ इनको सांप्रदायिकता के भी जो है प्रमुख के तौर पर जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो और क्या होता है, अब देखो पहले ही अब जब इस तरीके की चीजें की गई तो जाहिर सी बात है अगेन अब यहाँ पे सरकार का जो कार्यकारी परिषद है उसका विस्तार होगा। उस परिषद के विस्तार के साथ साथ उनके कामों में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर और क्या होगा, जो केंद्रीय परिषद है, एक मिनट, जो केंद्रीय परिषद है इसके आकार को बढ़ाया जाएगा। जो राज्य परिषद है, विधान परिषद जिसे हम कह रहे हैं, इसके भी आकार में वृद्धि की जाएगी। कितनी वृद्धि की जाएगी, तो केंद्रीय परिषद के आकार में 16 से 60 कर दिया जाएगा, 16 to 60। राज्यों में, राज्यों का आकार असमान तरीके से आगे बढ़ेगा।
तो हमने इसमें क्या देखा कि भाई यहाँ पर जो है 1909 का अधिनियम सांप्रदायिकता का अधिनियम है। 1909 का अधिनियम केंद्रीय और विधान परिषदों के आकार बढ़ाने वाला अधिनियम है। ये अधिनियम जो है इन कार्यों को भी आगे जो है वो भी बढ़ाता है, जैसे कि बजट में पूरक प्रश्न पूछना, यहाँ पर प्रमुख अधिनियमों में चर्चा करना। यहाँ पर क्या है, अधिनियमों में कोई भी यहाँ पर जो अधिनियमों में जो चर्चा हो रही है, चर्चा, प्रश्न, ये सारी चीजों का क्या करता है, ये अधिकार देता है। इससे भी बड़ी बात, इस अधिनियम में पहली बार, ठीक है ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम, पहली बार की चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कोई यहाँ पर वायसराय के काउंसिल में, वायसराय के परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया है और वो भारतीय कोई और नहीं, वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको जो है यहाँ पे पहली बार जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, पहली बार किसी भारतीय को कार्यकारी एसोसिएशन का प्रमुख जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा इसकी अगर हम प्रमुख बात करें तो यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की तो हमने बात की ही, बजट की बात की। इसके अलावा यहाँ पर जो है सो कुछ जो है एसोसिएशंस बनाए जाते हैं, जिसमें क्या है आपका जो है सो एक प्रेसिडेंसी एसोसिएशन होता है जिसमें जमींदार और बाकी सारे जो कॉर्पोरेट्स अलग अलग ग्रुप्स के जो है वो समूह बनाए जाते हैं। इसके बाद एक मेजर अधिनियम आता है, कब? 1900, कब? यहाँ पर जो है सो 1919 में, जी हाँ 1919 में, जिसे हम यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम इंपॉर्टेंट है, किन मायनों में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रॉलेट एक्ट, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया इसी टाइम पे चल रही है। 1919 का अधिनियम एक्चुअली में लागू 1921 में होता है। कब? 1921 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सेम मॉन्टेग्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल मॉन्टेग्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, भारत के राज्य सचिव है। जो चेम्सफोर्ड है वो यहाँ पर जो है वायसराय है। खैर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, हम रिफॉर्म्स के बारे में हम जाने इस दौरान, अब यहाँ पर मताधिकार का और ज्यादा विस्तार किया जाता है। तो मताधिकार का ठीक है विस्तार किया जाता है, और ये जो सांप्रदायिकता की जो राजनीति हो रही होती है, इस सांप्रदायिकता की राजनीति में कुछ और समूहों को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किस किस को, सिख को शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर बात करें हम तो और किसको यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है, यहाँ पर अब पहली बार अंग्रेज खुद को आंग्ल यूरोपीय जो है वो यहाँ पे शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? आंग्ल यूरोपियंस, और यहाँ पर ईसाई। ये यहाँ पर सांप्रदायिकता का जो हम मतलब, यानी जो पृथक निर्वाचन मंडल था, पृथक निर्वाचन मंडल, उनका यहाँ पर इन तीनों में भी विस्तार जो है कर दिया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद जो 6 सदस्यों की थी, उसमें 3 सदस्यों का, किसमें? वायसराय के कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्यों की होनी थी, इसमें से 3 भारतीय होना जो है वो अनिवार्य किया जाता है। मतलब अब धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ये जो मताधिकार का विस्तार किया जाता है, ये ऐसे ही नहीं किया जाता। यहाँ पर उन लोगों को मताधिकार का अधिकार मिलता है जिनके पास संपत्ति, जिनके पास शिक्षा, जिनके पास टैक्सेशन में एक विशेषाधिकार हो। ऐसी 10% जनसंख्या तक मताधिकार का विस्तार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यही वो टाइम है जब केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया जाता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर लिया जाता है। तो अपने आप में इसके टाइम पर और इसी टाइम पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर 10 साल में एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे जो इन लॉज की रिव्यू जो है वो यहाँ पर करेगा। इसके संदर्भ में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एक्ट की, जो शायद यहाँ रह गई है पर उसको हमारे लिए जानना काफी जरूरी है कि यहाँ पर क्या होता है जनरली,
यहाँ पर जो कार्यकारी परिषद होती है खासकर राज्यों में, पहली बात तो केंद्र और राज्य दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। इन केंद्र और राज्यों को सेपरेट करने के बाद इनमें क्या है, विषयों का भी बंटवारा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक विषय होते हैं हस्तांतरित और एक होते हैं हमारे यहाँ पर आरक्षित। जो यहाँ पर हस्तांतरित विषय है, कौन से विषय, हस्तांतरित जो विषय है, उसमें जो वायसराय होता है वो यहाँ पर जो विधान परिषद के जो लोग होते हैं उनकी सहायता से काम करता है। लेकिन जो इनकी कार्यकारी यहाँ पे जो यहाँ पर आरक्षित, मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। विषयों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जिसको हम ट्रांसफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्तांतरित, और एक होता है आरक्षित। ये जो हस्तांतरित विषय है, हस्तांतरित विषय है, इन विषयों में जो वायसराय है ये क्या करते हैं, यहाँ पे विधान परिषद की सहायता से काम करते हैं। अपनी काउंसिल जो 6 लोगों की है, जिसमें 3 भारतीय होना अनिवार्य है, उनकी सहायता से काम कर रहे हैं। लेकिन जो आरक्षित विषय है इनमें यहाँ पर ये कार्यपालिका, जो कार्यपालिका वाली परिषद है, इसकी सहायता से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन में हमें इस तरीके की द्वैरकी, या फिर हम इसी को हिंदी में बोलते हैं द्वैध शासन। कभी द्वैध शासन पे अलग से टिप्पणी आ जाए तो याद रखिएगा यही है द्वैध शासन। शासन की प्रणाली में द्वैध शासन की एक तरीके से शुरुआत हो रही है। एक द्वैध शासन आपने बंगाल के संदर्भ में पढ़ा होगा, जब 1764 के बक्सर युद्ध के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो शासन पे किस तरीके से नियंत्रण रखता है, मतलब राजा का कि वहां पे टैक्सेशन का अधिकार अलग, वो अलग चीज थी। बट यहाँ पे शासन में जब हम द्वैरकी की बात करते हैं तो हम इस सिस्टम की बात करते हैं। या इन मामलों में अलग, कार्यकारी अलग, विधायकी अलग, दोनों का इस तरीके से वो यूज कर रहे होते हैं। तो शासन में यहाँ पर जो है वो द्वैध शासन की शुरुआत होती है। कार्यपालिका शासन के लिए यहाँ पे मेनली उत्तरदायी होती है। खैर, अब यहाँ पर शासन के लिए अगेन रिफॉर्म की बात हो रही होती है और 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग बनता है, जिसका काम होता है कि भारत में उत्तरदायी जो है वो क्या किया जाए, यहाँ पर शासन की स्टैब्लिशमेंट हो और किस तरीके से जो है वो नया एक्ट बनाया जाए। फाइनली सारी चीजें मर्ज होते हुए 1935 का अधिनियम बनता है, जो अब तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1935 का अधिनियम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो भारत शासन अधिनियम है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद आगे 1947 का अधिनियम आएगा। खैर उसमें कुछ ज्यादा विशेष बातें नहीं होंगी, यहीं से रिलेटेड होंगी। लेकिन उसके बाद जब हम अपना संविधान बनाते हैं तो अपने संविधान में हम लगभग 200 से ज्यादा आर्टिकल, मोर देन 200 आर्टिकल हम यहाँ पे 1935 के एक्ट से लेते हैं। तो क्या 1935 के एक्ट के सारे प्रोविजंस को हमें देखना है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि अभी हम सारी चीजें बैठे एक एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए। हम इसके जो की प्रोविजंस हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, उनको समझेंगे कि उनमें से कौन कौन से प्रोविजंस हैं कि जिसने हमारे लिए इतना ये इंपॉर्टेंट पिलर का काम किया। पहली बार इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। क्या होती है? माफ कीजिएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और यहां पर जो कानून बनाने की शक्ति है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आज जब हम कानून के संदर्भ में 3 सूचियों की बात करते हैं, चाहे हम बात करें संघ सूची की, राज्य सूची की, समवर्ती सूची की, वो तीनों सूचियों का पृथक्करण यहीं पर होता है। प्रांतों में जो द्वैध व्यवस्था जो इस तरीके से चल रही थी उसको अब यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। मतलब प्रांतों के संदर्भ में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन कहाँ, प्रांतों के संदर्भ में जो द्वैध शासन था, इसको अब यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। सूची व्यवस्था हम लोगों ने कर ही ली, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका जो है वो प्रावधान होता है।
इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, इनके लिए भी अब यहाँ पर जो है मताधिकार का विस्तार किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल को लागू किया जाता है, परंतु इसका महात्मा गांधी के द्वारा विरोध किया जाता है। वो यहाँ पर पुणे में यरवदा जेल में आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है सो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता से फिर आगे अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो मंडल प्रणाली है वो लागू नहीं की जाएगी। इसकी बजाय उन्हें यहाँ विधायिका की जो सीटें हैं उसमें उन्हें आरक्षण मिलेगा, उनके पास उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी। तो यहाँ पे बाद में इसमें दलितों के लिए जो आरक्षण वाली जो प्रणाली थी, मतलब जो यहाँ पर सिस्टम था, उसको हटा लिया जाता है। भारत परिषद अधिनियम जो पहले का चलता आ रहा था उसको भी समापन किया जाता है। जो आज हम बात कर रहे हैं राज्य सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। वित्त के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो फाइनली वित्तीय क्षेत्रों में जो है वो नियंत्रण की कोशिश की जाती है। आगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे एस्टैब्लिशमेंट होता है। यानी ये वाला जो अधिनियम है ये ऐसा अधिनियम है जो भारत की हम आधुनिक शासन की जो रूपरेखा देख रहे हैं उस रूपरेखा को खाका तैयार करने वाला अधिनियम था, जिसको आजादी के बाद हमने अपनी विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से, अपने विशिष्ट परिस्थितियों के हिसाब से इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनको लिया। इसीलिए आज जो हमारी पूरी शासन व्यवस्था है उसमें इस अधिनियम की झलक बहुत साफ तौर पर दिखाई देने को मिलती है। तो ये था हमारे सारे महत्वपूर्ण एक्ट जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर एग्जाम में लिख सकते हैं अगर कोई भी आता है तो फिलहाल हिस्ट्री की ये श्रृंखला जिसमें हमारा बस अधिनियम रह गया था, अब ये यहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या ये लेक्चर्स भी अब समाप्त होंगे? जी नहीं, लेक्चर्स की कंटिन्यूटी आपके लिए लगातार बनी रहेगी GS2 के यहाँ पर पॉलिटी विषय के साथ। लेकिन वो अब आज नहीं, कल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसी तरीके के वीडियो और कंटेंट के लिए बने रहे चहल एकेडमी के साथ में अगर आपके कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई कि हम आपके उन प्रश्नों का जवाब दे पाए। तो चलिए मिलते हैं शीघ्र अतिशीघ्र एक नए वीडियो में। यहाँ के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।